गैंडा एक विशालकाय, शांत और शाकाहारी जीव जो कि पृथ्वी पर उपस्थित सबसे प्राचीन स्तनधारियों में से एक है। इसकी मोटी चमड़ी होती है, यह शक्तिशाली शरीर धारण करता है और सबसे खास बात यह है कि इसके माथे पर एक सींग होती है और वही सींग इसको विशिष्ट बनाती है। अब अफसोस की बात यह है कि इस समय यही उसकी सींग उसकी सबसे बड़ी मुसीबत भी बन गई है। एक समय था जब अफ्रीका और एशिया के पास के मैदानों में ढेर सारी मात्रा में ये गैंडे पाए जाते थे, लेकिन अभी इनकी संख्या कुछ हजारों तक ही सिमट कर रह गई है। अब इंसानों की लालच और अंधविश्वास ने इस शांत जीव को शिकारियों का निशाना बना दिया है। तो ऐसे में अब समय है कि अब इसे बचाने की कोशिश हो, प्रयास हो। अब ऐसे में विज्ञान और संवेदना दोनों को एक साथ आना होगा। तो हाल ही में एक प्रयास हुआ है 31 जुलाई 2025 को एक परियोजना के माध्यम से, और आज हम उसी परियोजना की चर्चा करेंगे, उसी प्रोजेक्ट की चर्चा करेंगे जिसका नाम है राइनोटोप प्रोजेक्ट। अर्थात राइनो और साथ साथ आइसोटोप, इन दोनों को मिलाकर ये नाम बना है। तो आज इसी परियोजना की चर्चा पर हमारा ये एपिसोड केंद्रित रहने वाला है। तो नमस्कार, मेरा नाम है अमिताभ और दृष्टि आईएएस की आज की इस वीडियो में हम इसी महत्वपूर्ण परियोजना के विषय में बात करेंगे और ये देखेंगे कि इस परियोजना के माध्यम से कैसे इनकी संख्या को कंट्रोल किया जा सकता है। क्यों? क्योंकि ये शुरुआत जो है, ये औपचारिक शुरुआत की गई है और पहली बार है कि जब परमाणु तकनीकी का उपयोग वन्य जीव संरक्षण में इस रूप में किया जा रहा है। तो इसलिए ये परियोजना अपने आप में विशेष है। अब एक यूनिवर्सिटी है, इस यूनिवर्सिटी ने इस राइजोटोप परियोजना की शुरुआत, औपचारिक शुरुआत की है। इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो विट वाटर ट्रेंड जो यूनिवर्सिटी है उसके द्वारा ही इस प्रोजेक्ट की शुरुआत की गई है। साथ साथ कुछ अन्य पहलू भी हैं, देखेंगे जो परंपरागत जो तकनीकी होती थी उससे कैसे इसकी सुरक्षा की जाती थी, इस तकनीकी में वो क्या खास बात है जो कि वन्य जीव संरक्षण में परमाणु तकनीक का इस्तेमाल यहाँ पर हुआ है, तो ये कैसे इसको विशेष बनाता है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, राइजोटोप परियोजना को समझते हैं। देखिए, खबर यही है कि दक्षिण अफ्रीका में 31 जुलाई 2025 को राइजोटोप प्रोजेक्ट की औपचारिक शुरुआत कर दी गई है। लेकिन इससे पहले हमको जानना होगा कि इस संकट की पृष्ठभूमि क्या है। तो देखिए, अगर संकट की पृष्ठभूमि की बात कर लें तो 20वीं सदी की शुरुआत में आप देखेंगे इस क्षेत्र में, चूंकि दक्षिण अफ्रीका में इसकी शुरुआत हो रही है, तो इसी विषय पर हम बात कर रहे हैं। पहले इस क्षेत्र में अगर आप ओवरऑल देखें, ओवरऑल इनकी संख्या को देख लें और फिर दक्षिण अफ्रीका में हाल ही में इनकी घटती संख्या को देख लें तो आपको जो स्थिति है वो स्पष्ट हो जाएगी। देखिए, 20वीं सदी की शुरुआत में अगर आप देखेंगे तो गैंडों की संख्या जो थी वो लगभग 5 लाख थी और वर्तमान में अगर आप देखें तो अब इनकी संख्या घटते हुए 27,000 मात्र रह गई है। तो कहां इनकी संख्या कभी लाखों में हुआ करती थी और ये संख्या घटते 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 यानी कि 94% की गिरावट आप यहां पर देख रहे हैं। 94% की गिरावट, जो कि एक बहुत बड़ी गिरावट है। इसका मतलब ये है कि कोई ना कोई तो कारण होगा कि इतनी बड़ी गिरावट कैसे हो रही है, वो भी इतने मजबूत जानवर में, जिसकी चमड़ी इतनी मजबूत हो, जो इतना ताकतवर हो। तो देखिए, इसका कई कारण है। पिछले 10 वर्षों में अगर दक्षिण अफ्रीका में देखें, केवल पिछले 10 वर्षों का आंकड़ा ये है, तो 10,000 से ज्यादा गैंडे शिकारियों द्वारा मारे गए। अब शिकारी इसका शिकार क्यों कर रहे हैं? तो देखिए, चाहे चीन हो गया, वियतनाम हो गया, ऐसे देशों में इनका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है और इनके जो सींग इसकी जो होती है, जो इसकी सबसे बड़ी मुसीबत बनी हुई है, उसका इस्तेमाल पारंपरिक चिकित्सा में किया जाता है। साथ ही साथ इसकी कीमत बहुत ज्यादा है। कीमत की अगर बात करें तो अंतरराष्ट्रीय बाजार में, इंटरनेशनल मार्केट में अगर इसकी कीमत की बात करें तो लगभग $60,000 प्रति किलो। अब सोचिए कितना महंगा है, $60,000 प्रति किलो है और एशियाई देशों में पारंपरिक दवा में इस्तेमाल हो रहा है। इसके अलावा इतना महंगा होने की वजह से, आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा कि गिफेन वस्तु यानी उसके कॉस्ट की वजह से ही उसकी डिमांड है। जो जितनी महंगी वस्तु है वो उतनी ज्यादा डिमांड में है। तो स्टेटस सिंबल के तौर पर भी इसके सींगों की जो है वो भारी डिमांड है, ये भी एक कारण है। साथ साथ आप देखें 2025 के पहले 3 महीनों में ही ये आंकड़ा बता रहा है कि 2025 के हालिया अगर आंकड़ा आप देखें तो 103 गैंडों के मारे जाने की पुष्टि की गई है। अब इससे आप समझ सकते हैं कि ये कितना बड़ा एक, हम कह सकते हैं कि लालच है इंसान की, जिसकी वजह से इनकी संख्या 5 लाख से घटकर 27,000 के आंकड़े पर आ चुकी है। तो ये 2 कारण हैं। इसके अलावा अगर आप देखें तो अब इसी चिंता को दूर करने के लिए परंपरागत रूप से भी प्रयास होते रहे हैं और हालिया जो समाधान हुआ है वो भी हुआ है। तो पहले हम हालिया समाधान के ऊपर चर्चा करेंगे, फिर देखेंगे कि परंपरागत रूप से कैसे इसके संरक्षण का प्रयास होता था और कैसे ये उससे और बेहतर है। तो देखिए, जो नया समाधान आया है, यानी कि
राइजोटोप जो प्रोजेक्ट है उसमें आप नाम से स्पष्ट है कि राइनो और आइसोटोप दोनों को मिलाकर। अब आप जानते हैं कि जो दक्षिण अफ्रीका है, दक्षिण अफ्रीका की एक यूनिवर्सिटी है, यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटरस्टैंड यूनिवर्सिटी है, इसी के द्वारा इसने और आईएईए ने अर्थात इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी, इन दोनों के सहयोग से 6 वर्षों का जो रिसर्च है उसके बाद वहां पर प्रैक्टिकल किया गया, उसका परीक्षण किया गया और उसके बाद इसको लॉन्च किया गया है, यानी कि औपचारिक शुरुआत की गई है। कौन कौन है? तो दक्षिण अफ्रीका की यूनिवर्सिटी ऑफ विट वाटरस्टैंड है और साथ साथ आईएईए है, दोनों के प्रयास से। अब शुरुआती चरण की अगर बात करें, जहां पर पहले इसको शुरू किया गया, तो यहां पर वाटरबर्ग बायोस्फीयर रिजर्व है, वहीं पर 5 गैंडों के ऊपर इसकी शुरुआत की गई है और इससे पहले इसका प्रयोग भी किया गया था 20 गैंडों के ऊपर। तो 5 गैंडों में जो शुरुआत की गई है तो क्या किया गया है, तो इनकी जो सींग होती है, इन गैंडों की सींगों में, सींग आप जानते हैं कि ये बनी होती है कैरोटीन की, और ये वही कैरोटीन है जिससे हमारे बाल और नाखून का निर्माण भी हुआ है। इनके सींगों में इंजेक्ट किया गया है, क्या इंजेक्ट किया गया है, तो रेडियोधर्मी आइसोटोप इंजेक्ट किया गया है। आप जानते हैं रेडियोधर्मी आइसोटोप क्या होता है, तो एक ऐसा परमाणु जिसकी हम कह सकते हैं कि जिसको की विकिरण लगातार उससे विकिरण उत्सर्जित होता रहता है, स्थिर होने की कोशिश करता है क्योंकि वो अस्थिर होता है। ऐसा परमाणु होता है जिसका नाभिक बहुत अनस्टेबल होता है, अस्थिर होता है और वो स्थिर होने की कोशिश करता है, इसीलिए वो विकिरण उत्सर्जन उसके अंदर से होता रहता है। जैसे आप कोबाल्ट 60 का उदाहरण देख सकते हैं, सीजियम 137 का उदाहरण दे सकते हैं। ये क्या है? ये वही है। ऐसे ही रेडियोधर्मी आइसोटोप है, यानी कि रेडियोधर्मी समस्थानिक है। तो अब इसमें इन गैंडों की जो सींग है उसमें इसको इंजेक्ट कर दिया जाता है। अब इसको इंजेक्ट करने से क्या होगा, ये जो रेडियोधर्मी आइसोटोप होता है उससे विकिरण उत्सर्जित होता रहेगा और इनकी सींगों से वो उत्सर्जन निकलता रहेगा, विकिरण होता रहेगा। अब इसको कैसे फिर डिटेक्ट किया जाएगा, तो जो विकिरण लगातार हो रहा है इनकी सींगों के माध्यम से, चूंकि इसके अंदर रेडियोधर्मी आइसोटोप को इंजेक्ट कर दिया गया है, तो इस चीज को पकड़ने के लिए जो यंत्र होते हैं वो आप जानते हैं कि एयरपोर्ट पे भी लगे होते हैं, वो पोर्ट्स पे भी लगे होते हैं। हर जगह इसको ट्रैक किया जाएगा, इसको पकड़ लिया जाएगा और कोई भी अगर इस तरह की गतिविधि होती है, इनका व्यापार किया जाता है, तो वो पकड़ लेगा। अब 2024 में पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर 20 गैंडों पर इसका एक्सपेरिमेंट भी किया गया था और साथ साथ ये भी देखा गया कि कोई इनके हेल्थ पर इसका प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा, यानी कि हेल्थ पर असर भी नहीं पड़ा। एक यूनिवर्सिटी है गैंट यूनिवर्सिटी जो कि बेल्जियम में थी, उसने क्या किया, ब्लड टेस्ट किया, साथ साथ कोशिका परीक्षण भी किया, तो यह भी देखा ना तो इनका सेलुलर डैमेज किसी प्रकार का हुआ है, ना तो इनके ब्लड पर किसी तरह का प्रभाव पड़ा है, ना इनके स्वास्थ्य पर कोई इसका प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है। तो इस तरह से इसको हरी झंडी दे दी गई। अब यहां पर क्या हुआ, जब हरी झंडी मिल गई तो इसको फिर से एक औपचारिक शुरुआत के तौर पर लॉन्च किया गया। अब इसमें 3 चरण होते हैं। देखिए, पहला जो चरण होता है वो इंजेक्शन प्रक्रिया होती है। इंजेक्शन प्रक्रिया में क्या होता है, तो जो गैंडों की जो सींग होगी चूंकि कैरोटीन की बनी होती है, अब इसमें क्या होगा, इसी में नॉन इन्वेसिव तरीके से रेडियोधर्मी तत्व जो होगा उसको इंजेक्ट कर दिया जाएगा। नॉन इन्वेसिव का मतलब हुआ कि ऐसा उपचार जिसमें शारीरिक अंग को न तो काटा जाता है, न तो नुकसान पहुंचाया जाता है, और बिना इस तरह की काटने या नुकसान पहुंचाए जो प्रक्रिया होती है उसको नॉन इन्वेसिव कहते हैं। तो इस नॉन इन्वेसिव तरीके से ही जो रेडियोधर्मी तत्व होगा उसको इंजेक्ट कर देंगे। दूसरा चरण क्या होगा, डिटेक्शन का। अब उसमें से उत्सर्जन हो रहा है लगातार उसके सिंग से। अब दुनिया भर के एयरपोर्ट, पोर्ट, बॉर्डर पर हमारे पास एक तकनीक है, यानी कि रेडिएशन पोर्टल मॉनिटर्स होते हैं, और उनके माध्यम से अगर वहां से कोई भी व्यापार होता है, इनकी सींगों को कहीं भी आप छुपा कर ले जाएंगे तो ये सींग के अंदर का रेडिएशन जो है वो आसानी से पकड़ लेंगे। कौन पकड़ेगा, तो रेडिएशन पोर्टल जो मॉनिटर्स होते हैं वो पकड़ लेंगे दूसरे चरण में। और इस तरह से तीसरा चरण क्या है, तीसरा चरण ये है कि सिर्फ ये पकड़े ही नहीं जाएंगे, बेसिकली इनका जो व्यापार होता है, जो औषधियों के निर्माण के लिए होता है या कॉस्टली वस्तु के रूप में इसका इस्तेमाल होता है, तो देखिए यहां पर मनुष्य के उपयोग लायक ये रही नहीं जाएगी जब उसके अंदर कोई रेडियोधर्मी तत्व, रेडियोधर्मी समस्थानिक होगा। क्यों? क्योंकि उससे औषधि नहीं बनाई जा सकेगी। रेडियोधर्मी तत्व की उपस्थिति उसके अंदर होने की वजह से ये विषाक्त होगा और किसी भी प्रयोजन के लिए इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है। उसको घर में भी अगर आप रखते हैं तो वो नुकसानदायक होगा, तो इंसानों के स्वास्थ्य पर जोखिम का खतरा बन जाता है। इस वजह से ये क्या होगा, अब इंसान इसका इस्तेमाल ही नहीं कर सकेंगे, एक तरह से उनके लिए यूजलेस हो गया। इस तरह से ये तकनीकी बिना इनके स्वास्थ्य पर असर डाले इसके व्यापार को, इसके अवैध व्यापार को रोकने में एक तरह से बहुत कारगर उपाय होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो परमाणु
तकनीकी का उपयोग किया गया है वो वन्य जीव संरक्षण की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकता है। अगर ये तकनीकी सफल रहती है तो अन्य और भी ऐसे जीव जंतु है जिनके अंगों का अवैध व्यापार होता है, तो ऐसी जैसे हाथी दांत हो गया उस पर भी ये प्रयोग किया जा सकता है। अब देखिए अन्य तकनीकी को भी एक नजर में देखिए कि जो पहले इस्तेमाल परंपरागत रूप से होती रही हैं। तो देखिए अन्य तकनीकी में इस्तेमाल हो रही थी जो उसकी तुलना में ये क्यों बेहतर है, इसको जानने के लिए पहले अन्य तकनीकी को आपको जानना जरूरी है। अन्य तकनीकी में जो सबसे पारंपरिक तकनीकी रही है वो रही है आपकी वन में जो फॉरेस्ट में पेट्रोलिंग होती थी। अब पेट्रोलिंग तो बहुत अच्छी चीज है, अगर आप खुद निगरानी कर सकते हैं तो उसके लिए आपको क्या चाहिए, प्रशिक्षित जो है यानी कि ट्रेंड जो है, आपको सुरक्षा गार्ड चाहिए, आपको ट्रेंड डॉग्स चाहिए, कुत्ते चाहिए और अन्य तकनीकी जो है वो चाहिए। तो संवेदनशील क्षेत्रों में आप क्या करेंगे, पेट्रोलिंग करेंगे, गश्त करेंगे और आप ऐसी गतिविधियों पर कंट्रोल कर सकते हैं। शिकारियों के खिलाफ अगर कोई शिकार करना चाहता है तो स्थानीय रूप से आप निगरानी रख सकते हैं। तो एक हम कह सकते हैं कि ये त्वरित प्रतिक्रिया थी, आप तुरंत इस पर एक्शन लेते थे और सबसे पारंपरिक और सबसे प्रैक्टिकल तरीका यही था, सबसे व्यवहारिक तरीका यही था। लेकिन इस तरीका की कुछ सीमाएं थी। क्या सीमाएं थी? देखिए, एक तो एक सीमित क्षेत्र में ही आप ये काम कर सकते हैं, क्योंकि इसके लिए अगर बृहद स्तर पर आप चाहें करना तो एक बहुत लार्ज स्केल पर आपको मैन फोर्स की जरूरत पड़ेगी और ये दूर दराज के इलाकों में निगरानी करना बहुत कठिन है। तो इसका एरिया जो है सीमित हो जा रहा था। भारी मात्रा में मानव संसाधन हो गया, प्रशिक्षण और फंड, ये तीनों की जरूरत पड़ेगी। साथ ही साथ मौसम, प्रतिकूल मौसम अगर है तो आप ऐसा नहीं कर सकते हैं और उसका फायदा इसके अवैध व्यापारी उठा सकते हैं। रात के समय निगरानी में दिक्कत हो सकती है। इस तरह इसकी कुछ सीमाएं थी जिसकी वजह से ये लार्ज स्केल पर हम कहें ये सफल नहीं था। यानी कि छोटे क्षेत्र पर तो प्रभावी है, लेकिन उतनी मात्रा में ना आपके पास मानव संसाधन है, ना इतने ट्रेंड लोग हैं और ना ही इतना फंड है, तो इसलिए सीमित क्षेत्र में तो प्रभावी था। दूसरा ये फिर तकनीकी क्या है कि डी हॉर्निंग कर दिया जाए, यानी कि जिस चीज की वजह से ये व्यापार किया जा रहा है उस चीज को ही हटा दिया जाए, उसकी सींग को ही हटा दिया जाए, तो ये सुरक्षित रहेंगे। लेकिन जब कोई चीज प्राकृतिक रूप से किसी भी जीव जंतु को दी गई चीज है तो उसका प्राकृतिक इस्तेमाल होता है, उसको अगर आप हटाएंगे तो कहीं ना कहीं वो नेचुरल उसकी जो चीजें हैं वो प्रभावित होंगी। अब ऐसे में क्या होता था कि साइंस जर्नल एक थी, उसमें प्रकाशित हुआ 2024 में एक अध्ययन, उसमें ये जरूर कहा गया कि जो डी हॉर्निंग टेक्निक थी, सींग हटा देने की जो प्रक्रिया थी, उससे इनके व्यापार पर तो काफी अंकुश लगा। ये कहा गया कि 8 अभयारण्यों में 7 साल में जो शिकार हो रहा था उसमें जो कमी है वो 78% की कमी आई, यानी कि 78% जो व्यापार है इनका वो कम हो गया। यानी कि सींग हटा दिया गया तो इनका व्यापार ही बंद हो गया, जिस चीज के लिए व्यापार हो रहा था वही हटा दिया गया। लेकिन इसका असर क्या है? इसका असर ये पड़ा कि सोशली जो ये गैंडे थे सामाजिक रूप से पृथक रहने लगे, उनका सामाजिक व्यवहार प्रभावित होने लगा, आपसी पहचान उनकी अपने ग्रुप में जो पहचान है वो उस पर असर पड़ने लगा। लड़ाई और संभोग, इन दोनों ही परिस्थितियों में ऐसे गैंडों को तकलीफ होने लगी, परेशानी होने लगी। और सबसे बड़ी चीज ये थी कि जो उनका होम रेंज था, पहले क्या था, उनका रेंज व्यापक था जब उनकी सींग होती थी, लेकिन जिन गैंडों की सींग हटा दी गई वो क्या है, उनका होम रेंज यानी कि घूमने फिरने का जो जगह थी वो सिमटने लगी। जो पहले इतने एरिया में घूम रहा था वो इतने ही एरिया में संकुचित होने लगा। तो हम कह सकते हैं कि नेचुरल उसके रहन सहन के तरीके पर असर पड़ने लगा, जो कि एक प्रतिकूल प्रभाव के तौर पर देखा जा सकता है। साथ ही साथ एक और विधि थी, जीपीएस ट्रैकिंग। ये भी बहुत अच्छी विधि थी। यानी कि जो भी ऐसे जीव जंतु होते हैं, या मान लीजिए गैंडे के संदर्भ में यहाँ बात हो रही तो गैंडे की बात करेंगे कि उसके कानों में, उसके गर्दन पर या किसी अंग में सींग के ही एक भाग में जीपीएस ट्रैकर लगा दिया जाए। इससे क्या होगा, रियल टाइम उसकी मॉनिटरिंग होती थी। जब जीपीएस रहेगा तो जीपीएस से पता चलेगा कि वो कहाँ जा रहा है, कहाँ आ रहा है, या कोई ऐसी अचानक उसके साथ गतिविधि होती है तो उसके लोकेशन, उसके मूवमेंट या असामान्य गतिविधियों की जानकारी भी मिलती थी। लेकिन इसकी भी अपनी सीमाएं थी। क्यों? क्योंकि जीपीएस को इतनी भारी मात्रा में लगाना एक तो बहुत ज्यादा खर्चीला था। तो ये पूरा जो जीपीएस का सिस्टम लगाना, इतने गैंडों को के ऊपर लगाना, एक तो खर्चीला ज्यादा था, ऊपर से इसमें जो बैटरी लगती है उसकी अपनी एक समय सीमा है, एक निश्चित समय के बाद वो डिस्चार्ज होगा, तो मेंटेनेंस भी बहुत हाई था। साथ साथ बैटरी सीमित होगी और उसको नियमित रख रखाव की जरूरत पड़ेगी, जो कि संभव नहीं था। साथ ही साथ कभी कभी जो है इस जीपीएस में तकनीकी खराबी भी हो सकती है, सिग्नल की कमी हो सकती है, तो निगरानी बाधित हो सकती है। अब इन दोनों ही मेथड की तुलना में, जो पारंपरिक मेथड है इसकी तुलना में ये जो तकनीक है ये काफी कारगर दिखाई दे रही है। और अगर ये सफल होती है तो अन्य जीवों के लिए भी, उनके संरक्षण के लिए भी, वन्य जीव संरक्षण के लिए भी एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। तो यहाँ पर फिलहाल एक नई उम्मीद की किरण जगी है कि तस्करी रोकने में तो ये सहायक हो ही सकती है नई विधि जो है। साथ साथ आप अगर देखें तो गैंडों को शारीरिक नुकसान भी ये कहीं से नहीं पहुंचा रही है, और साथ ही साथ बिना शारीरिक नुकसान पहुंचाए एक स्थायी समाधान की तरफ
विज्ञान की ये नई तकनीकी ले जाने की दिशा में एक मील का पत्थर साबित हो सकती है। और ना सिर्फ गैंडे बल्कि हाथी, पेंगोलिन जैसे अन्य जो संकटग्रस्त जानवर हैं, जिनका कहीं ना कहीं उनके अंगों का व्यापार इस तरीके से किया जाता है धन के लालच में, उसको कंट्रोल करने के लिए भी एक तकनीकी काफी कारगर हो सकती है। तो ये इस तकनीकी की कुछ विशेषताएं हैं। अब आगे बढ़ते हैं, देखते हैं ये कहां तक सफल होती है। साथ साथ एक प्रश्न छोड़ते हैं आपके लिए। प्रश्न क्या है? तो राइजोटोप प्रोजेक्ट की शुरुआत किस देश में हुई है? विकल्प आपके सामने है, भारत, केन्या, दक्षिण अफ्रीका या नेपाल। उम्मीद ही नहीं विश्वास है कि इस प्रश्न का सही और सटीक जवाब आप जरूर देंगे। लड़ते रहें अपने लक्ष्य की ओर। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।